दोस्तों, आज हम आपको 11 साल की एक मासूम बच्ची और एक बुजुर्ग अमीर आदमी के बीच हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए, अब कहानी शुरू करते हैं। ये किस्सा निशा नाम की लड़की का है। निशा आज 28 साल की हो चुकी है, लेकिन यह कहानी उस वक्त की है जब वो सिर्फ 11 साल की प्यारी सी बच्ची थी। निशा बताती है, मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकती, जब शाम के करीब 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक अब्बा के चेहरे पर अजीब सा डर और घबराहट थी। उनकी हालत देखकर मुझे लगा कि कुछ बड़ा और बुरा होने वाला है। अब्बा बार बार दरवाजे की कुंडी चेक करते और कभी खुद को देखकर कुछ सोचते रहते। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़े खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहे हों। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अब्बा अचानक चिल्ला उठे और अम्मा से बोले, इसको अंदर ले जाओ और कपड़ों की पेटी में छुपा दो। इतना कहकर उन्होंने मुझे अम्मा की तरफ धकेल दिया। अम्मा ने मुझे झट से पकड़ लिया और भागते हुए कपड़ों की पेटी में छुपा दिया। उन्होंने धीरे से कहा, यहाँ से बिल्कुल हिलना मत और सांस की भी आवाज बाहर ना आने देना, वरना हम सब मारे जाएंगे। मैं सोच रही थी कि अम्मा ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब मैंने जूतों की आवाज सुनी तो समझ गई कि सच में हमारी जान को खतरा है। अचानक दरवाजे को तोड़ने की आवाज आई और उसके बाद एक जोरदार चीख, जो शायद अम्मा की थी। वो लोग घर के बर्तन और बाकी सामान तोड़ रहे थे। अम्मा ने मुझे इतनी होशियारी से छुपाया था कि वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाए, लेकिन वो लोग अब्बा से चीख चीख कर पूछ रहे थे, तुम्हारी बेटी कहाँ है? अब्बा ने मुझे इतनी सावधानी से छुपाया था कि उन लोगों को मेरी कोई खबर नहीं मिली। अब्बा ने गुस्से से जवाब दिया, अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ है, तो मैं तुम लोगों से डरकर उसे यहाँ से क्यों भगाता? वो बच्ची है, 11 साल की, इतनी दूर कहाँ जा सकती है? उनमें से एक आदमी दहाड़ते हुए चिल्लाया, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, उसने कहीं न कहीं छुपा रखा है। मुझे ऐसा लगा कि मैं उस टोकरी से बाहर निकलूं और अब्बा को बचा लूं, लेकिन मैं जानती थी कि ऐसा करना बहुत बड़ी गलती होगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, डर से कांप रही थी, लेकिन खुद को रोकना पड़ा। अब्बा कुछ नहीं कर पाए और आखिरकार वो लोग चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद अब्बा गहरी सांस लेकर बैठ गए। उन्होंने अम्मा से कहा, बस, अब वो लोग आने वाले हैं, तुम फिक्र मत करो। अब हमें अपनी बेटी की फिक्र नहीं करनी होगी। ये वडेरा खुद को बहुत बड़ा समझता है। अगर मैंने इसकी जड़ें नहीं काटी तो मेरा नाम नहीं। अब्बा की ये बातें सुनकर अम्मा और जोर जोर से रोने लगीं। वो जानती थीं कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, लेकिन हम सब खामोश थे। अम्मा ने मुझे टोकरी से बाहर निकाला और कहा, बेटी, घबराना मत। जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी सलामती और अच्छे के लिए हो रहा है। इतना कहते हुए अम्मा ने मुझे एक सुंदर जोड़ा पहनाया। उन्होंने मेरा चेहरा धुलवाया और मुझे तैयार करने लगी। मैं पूरी तरह से उलझन में थी। रात का वक्त था और आमतौर पर इस समय अम्मा मुझे अपने पास सुला लेती थीं, लेकिन आज वो मुझे दुल्हन की तरह सजा रही थी। मैं तैयार हो गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। तकरीबन 2 मिनट बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। अब्बा पूरी शांति के साथ दरवाजे की ओर गए और खोल दिया। दरवाजे पर 4 आदमी खड़े थे। अब्बा ने उन्हें अंदर आने को कहा। अम्मा ने मुझे चारपाई पर बैठने को कहा। मैं डरते हुए चारपाई पर बैठ गई। फिर अम्मा ने धीरे से कहा, अब तू इस चारपाई पर लेट जा और तब तक मत उठना, जब तक ये लोग तुझे उठने को ना कहें। मैंने डरी हुई नजरों से अम्मा से पूछा, अम्मा, आप मुझे कहाँ भेज रही हैं? ये सब क्या हो रहा है? अम्मा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया और धीमी आवाज में बोली, सवाल मत कर मेरी बच्ची, जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ तेरी भलाई के लिए है। उन्होंने मुझे चुप करवा दिया और चारपाई पर लेटने को कहा। वो चारों आदमी, जो नकाब पहने हुए थे, चारपाई को हर कोने से उठाकर बाहर ले जाने लगे। मैं अंदर ही अंदर चीखना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ आ गया था कि यहाँ आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर वडेरा को यह पता चल गया कि मैं यहीं हूं, तो मेरी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। असल में
वडेरा शाही ने मुझे लगभग 1 महीने पहले खेतों में खेलते हुए देखा था। उसकी गंदी नजरें ऊपर से नीचे तक मुझे घूर रही थीं। मैं उस वक्त केवल 11 साल की थी, लेकिन अपनी कदकाठी की वजह से 18 साल की लगती थी। वो मेरे पास आकर बोला, अगर मुझे पता होता कि इस गांव में इतने हीरे छिपे हैं, तो मैं इसे अपनी सल्तनत बना लेता। और तुझे अपनी लौंडी? उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गई। लौंडी और कनीज जैसी बातें मैंने सिर्फ कहानियों में सुनी थी, लेकिन वो शख्स ये सब मुझसे क्यों कह रहा था? मैंने जाकर ये बात अम्मा को बताई। अम्मा भी यह सुनकर परेशान हो गईं। इस घटना के कुछ दिनों बाद इसका अंजाम सामने आया। एक शाम, जब हम सब घर में चैन से बैठे थे, तो दरवाजे पर दस्तक हुई। वडेरा शाही खुद हमारे घर आ गया। हमने उसका स्वागत किया। वो मेरे अब्बा की उम्र का था, इसलिए मैंने उसके सामने चाय पानी रखा, लेकिन उसकी नजरें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थीं। वो अब्बा से कहने लगा, नसीम, मुझे अपनी बेटी दे दे, बदले में जितनी जमीनें चाहे ले ले। अब्बा यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने गुस्से में कहा, वडेरा साई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको मेरी बेटी क्यों चाहिए? पहले तो अब्बा को लगा कि वो अपनी बात अपने बेटे के लिए कर रहा होगा, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उसका बेटा तो 30 साल का है। अब्बा की हैरानी तब और बढ़ गई जब वडेरा शाही ने खुद के लिए रिश्ता मांग लिया। वडेरा शाही ने जब खुद के लिए मेरा रिश्ता मांगा, तो मैं हैरान रह गई। अब्बा तो जैसे अपनी जगह जम से गए। उन्होंने गुस्से और तंज भरी आवाज में कहा, वडेरा साईं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप भी बेटियों वाले हैं। मेरी बेटी अभी मासूम फूल सी है। इसकी उम्र तो सिर्फ 11 साल है। वडेरा शाही डीठ बनकर बोला, तो क्या हुआ? बड़ी भी तो हो जाएगी। जवान होने में बस 5 साल ही तो लगेंगे। मैं इसे फूल की तरह ही रखूंगा। तुम फिक्र मत करो। अब्बा ये सुनकर गुस्से से तमतमा गए। एक गरीब आदमी के लिए अपनी इज्जत और गैरत दिखाना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब्बा ने कहा, मैं अपनी बेटी तुझे, इस बुढ़े को, नहीं देना चाहता। तुझे शर्म नहीं आती? लोगों की मासूम बेटियों पर गलत नजर रखते हुए। तुमने 3 शादियां की हैं, लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी नहीं भरा? मेरी मासूम बच्ची में ऐसा क्या देख लिया कि उसके पीछे पड़े हो? खुदा के लिए मेरे घर से चले जाओ। अब्बा की ये बातें सुनकर वडेरा शाही आगबूला हो गया। उसने गुस्से से कहा, तुमने दिलावर से दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। पहले तो मैं तुम्हारी बेटी इज्जत से मांग रहा था, लेकिन अब मैं इसे जबरदस्ती ले जाऊंगा। अब्बा को वडेरा शाही की ये बात बहुत बुरी लगी। हालांकि उन्होंने उस वक्त हमारे सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं समझ गई थी कि वो अंदर ही अंदर डर चुके थे। अब्बा ने अम्मा को समझाते हुए कहा कि शांत रहना और ज्यादा कुछ मत बोलना। इसके बाद वडेरा शाही ने हमें करीब 1 महीने तक धमकियां दी। वो बार बार कहता, अपनी बेटी मुझे दे दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब्बा हर बार उसे मना कर देते। इस दौरान अब्बा गहरी सोच में डूबे रहने लगे। वो दिन दिन भर गांव से बाहर नहीं जाते और न ही किसी से बात करते। ये चीज मेरी समझ से बाहर थी। रात को जब अब्बा घर आते, तो अम्मा को दिलासा देते और कहते, वडेरा की धमकियां खत्म होने से पहले मैं कुछ ऐसा करूंगा कि हमारी बेटी हमेशा के लिए महफूज रहेगी। मैं नहीं जानती थी कि अब्बा मेरे लिए क्या करने वाले हैं, लेकिन फिर वही रात आ गई जब वो नकाबपोश लोग मेरे घर आए और मुझे चारपाई समेत उठाकर ले गए। मैं चुपचाप थी। मुझे यकीन था कि अब्बा मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोच सकते। माँ बाप हमेशा अपनी औलाद की भलाई ही चाहते हैं। वो कभी अपने फायदे के लिए अपनी औलाद को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसी भरोसे ने मुझे शांत रखा। वो लोग मुझे उलझे और कच्चे रास्तों से ले जा रहे थे। चारपाई को पथरीले रास्तों पर झटके लग रहे थे और मेरा नाजुक सा शरीर बार बार हिल रहा था। मैं सोच रही थी कि अब्बा ने मुझे इतनी दूर इन लोगों के साथ क्यों भेजा है। क्या वाकई इसमें मेरी भलाई छिपी है? कुछ देर बाद उन लोगों में से एक बोला, बहुत थक गए हैं, क्यों ना यहाँ थोड़ी देर आराम कर ले। इस पर दूसरे आदमी ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें होश है? हम बड़े साहब की अमानत लेकर जा रहे हैं। अगर इसे कुछ हुआ तो सबकी खैर नहीं। उनकी बातें सुनकर मैं थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन उनमें से 2 आदमियों ने चारपाई को धीरे से जमीन पर रखा और मुझसे कहा,
मुन्नी, घबराओ मत, सब ठीक होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मेरे साथ इतनी नरमी और अदब से क्यों पेश आ रहे हैं। क्या वाकई अब्बा ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा है? ये सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। कुछ देर बाद उन लोगों ने चारपाई को दरिया के किनारे रखा। मैं भी धीरे से उठकर बैठ गई। अब तक मुझे ये लोग उतने बुरे या खतरनाक नहीं लग रहे थे। मुझे यकीन था कि अगर अब्बा ने मुझे इनके साथ भेजा है तो जरूर इसमें कोई गहरी सोच होगी। उनमें से दो नकाबपोश मेरे पास रुके रहे, जबकि बाकी लोग दरिया की तरफ चले गए। शायद वो हाथ मुंह धोने के लिए गए थे। मैंने देखा कि दरिया के किनारे रेत पर वो लोग नमाज पढ़ रहे थे। उनकी ये हरकत देखकर मुझे सुकून सा महसूस हुआ। मैंने खुद से कहा, जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो बुरे कैसे हो सकते हैं। मेरा यकीन अब्बा पर और मजबूत हो गया। हो सकते, पर मैं क्या जानती थी मेरी जिंदगी में आगे क्या लिखा है, कितना दर्द लिखा है। थोड़ी देर के बाद यह लोग आए और कहने लगे कि अगर तुम यहाँ पर परेशान नहीं हो रही तो हम एक मछली पकड़कर उसका शिकार करके उसे पकाते हैं। तुम खाओगी? मैंने नफी में सर हिला दिया। अगरचे यह लोग मेरे साथ बहुत अच्छे थे, पर फिर भी मैं किसी किस्म का खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। मैंने नफी में सर हिला दिया। दूसरे आदमी ने पहले को इशारा किया और बोला, देखा, वैसे तो इस खानदान की इतनी तारीफें नहीं होती। यह लोग बहुत खुददार हैं। मैंने इनकी बातें नहीं समझी थी। बहरहाल तकरीबन 10 मिनट के बाद वह चारपाई दोबारा चल पड़ी। मैं भी पहले की तरह आराम से लेट गई। तब तो मुझे आदत हो गई थी। मैं भी लेट गई थी। यह लोग दरिया का पुल पार करने लगे तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। मैंने चारपाई को भींच कर पकड़ रखा था। लगता था जैसे मैं अभी यहाँ से नीचे गिर जाऊंगी। दरिया पार करके जैसे ही यह लोग दूसरे सब्जाजार पर आए, मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा गांव बहुत दूर रह गया था। चांदनी की तेज रोशनी में गांव सारा नजर आ रहा था। मेरी आंखों से बेथियार आंसू गिरने लगे। अंधेरी रात में मुझे बहुत डर भी लग रहा था और अम्मा अब्बा की नरम आगोश याद आ रही थी। दरियाई रास्तों पहाड़ों से गुजरती हुई मैं जिस जगह पहुंची थी वह बहुत ही अलग और पुरसुकून सी थी। एक बड़ी सी हवेली पर मेरी नजर पड़ी, जहां पर रोशनी से जगमगाती हर चीज थी। हवेली के शानदार दरवाजे पर मुझे उतारा गया। चारपाई से मैं उतरी ही थी कि आसपास शोर सा बरपा हुआ छोटी छोटी लड़कियां खुशी से मेरी तरफ बढ़ी। ये तकरीबन 3-4 थी। इनके पीछे पीछे एक बड़ी उम्र रसीदा औरत भी आ गई, जो तकरीबन उम्र में 40 साल की लगती थी। इसने मुझे देखा तो बोली, आ गई हो बेटी, मुबारक हो। तुम्हारे कदम इस हवेली में बहुत ज्यादा मुबारक साबित होंगे। मैं तुम्हारे वालिद को जानती हूँ, बड़े ही शरीफ और नेक इंसान हैं। यह कहकर उस औरत ने मुझे हाथ से पकड़ा और अंदर कमरे में ले गई। मैंने देखा उस कमरे में दो बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे। पर्दे की एक तरफ मुझे बिठाया गया, जबकि दूसरी तरफ जाने कौन था यह मैं नहीं जानती। और कहने लगी, बेटी अब तुम्हारी शादी होने जा रही है, एक बहुत ही नस्बे इंसान से। अब जो भी तुम्हें कहा जाए उस पर सर हिला देना है। मुझे अजीब तो लगा था, पर फिर भी मैंने हाँ कह दी। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। 11 साल की उम्र में मेरी शादी की जा रही थी। जाहिर है मुझे अजीब भी लगना था, बुरा भी, और मैं डर भी रही थी। फिर मुझे पर्दे के सामने बिठा दिया गया। 2 लाख रुपए के एवज मेरा निकाह किसी शख्स से पढ़ाया गया, पर मैं यह नहीं जानती थी कि वह कौन है, मुझसे क्या चाहता है, और क्यों एक आम झोपड़ी में रहने वाली लड़की से इस शानदार हवेली में निकाह करना चाहेगा। मेरा निकाह कर दिया गया और फिर वही औरत मुझे उठाकर दूसरे कमरे में ले गई। यहाँ एक शानदार रेशमी बिस्तर बिछा हुआ था। बोली कि तुम इस पर सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। अभी रात बहुत ज्यादा हो गई है, अगर कोई तमाशा होगा तो देखा जाएगा। मैं उस कमरे में जाकर बैठी ही थी कि शोर शराबा हवेली के दरवाजे पर होने लगा और फिर धमाकेदार आवाजें आने लगी। लगता था जैसे दो लोगों की लड़ाई हो रही हो। वह औरत दरवाजा बंद करके दोबारा मेरे पास आकर बैठी और बोली, बेटी, तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, यह बाहर मर्दों का काम है, वह देख लेंगे। वह औरत मुझे समझा रही थी और मैं खुद को अभी तक गैर महफूज तस्वुर कर रही थी। पर अब तुम एक बड़े इंसान के निकाह में आ चुकी हो, जो कि आला नस्बे ताल्लुक रखता है। बेटी, यह कहकर उस औरत ने मुझे प्यार किया और कहा,
अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, कुछ हुआ तो तुमको बता दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं सो गई। सुबह उठी तो वह औरत वहां पर मेरे साथ ही लेटी हुई थी। कहने लगी कि चलो तुम्हारे अब्बा तुमसे मिलने आए हैं, वो तुमसे मिलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, पर तुम्हें कुछ बताना भी चाहते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं बहुत खुश हो गई कि अब्बा मुझसे इतनी दूर से मिलने आए हैं। मैं उन्हें कब से याद कर रही थी। मैं बाहर गई। अब्बा बड़े से कमरे में बैठे हुए थे। उनका सर झुका था, पर वो बहुत बहुत मुतमिन थे। मुझे देखते ही बोले, आ गई मेरी प्यारी बेटी। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बताए बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया, पर इतना तो मालूम है, मुझे मान है, मुझे अपनी बेटी पर, कि मेरी बच्ची मुझे शर्मिंदा नहीं करेगी। तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। बेटी, जो मैंने कहा था वैसा ही हुआ। तुमने इन लोगों के सामने बदतमीजी ना करके मेरे लिए बहुत बड़ी आसानी कर दी। बेटा, मुझे तुमसे इतनी सी उम्र में इतनी तवक्को नहीं थी कि तुम मेरी तरबियत का इतना मान खोगी। मैं अब्बा के पास बैठी। अब्बा मुझे प्यार किए जा रहे थे। कभी मेरे सर पर दिलासा देते, तो कभी खुश होकर मुझे गले लगा लेते। मैंने कहा, अब्बा यह कौन है जिनके साथ मेरी शादी हुई है? अब्बा बोले, तुम जैसी बेटी कम लोगों ही को मिलती है, जिसे यह भी नहीं पता कि उसकी शादी हुई किससे है। अब्बा बोले कि बस बेटा, तुम्हारी शादी जिससे हुई है उसका नाम आजम है, और वह वाकई एक अजीम इंसान है, तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा। अब्बा कहने लगे कि अभी मुझे वापस जाना होगा। वडेरा, जो तुम्हारी तलब कर रहा था, इस वक्त बहुत गुस्से में है। उसे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं छुपा रखा है। घर में आकर उसने पूरे घर की तलाश ली है। तुम्हारी माँ को भी बहुत बातें सुना रहा था। कह था कि तुम जहां भी होगी वह तुम्हें धरती से खोद कर निकालेगा। पर अब ऐसा नहीं हो सकता। डेरे की तबीयत आजम खान ने साफ कर दी है। अब वह चाहकर भी उसे कुछ नहीं कह सकता। आजम खान के लिए तुम जिंदगी मौत का मसला हो, क्योंकि तुम उसकी इज्जत बन चुकी हो। आजम खान कौन है? अब्बा, मैंने पूछा। बेटा, तुम फिक्र नहीं करो। जब तुम अपने शौहर को देखोगी तो तुम्हें मेरा फैसला बुरा नहीं लगेगा। अब इतना बड़ा वडेरा जाहिर है कोई बूढ़ा ही होगा। मैंने दिल में सोचा। मेरा दिल बुझ गया। आंखों से आंसू निकलने लगे। जानती हूं अब्बा, तुमने भी शायद मुझे अपने फायदे के लिए बेच दिया है। मैंने दिल में तो यही कहा, पर मैं बाहर से खामोश रही। किसी किस्म के दुख का इजहार नहीं किया। अब्बा को परेशान नहीं करना चाहती थी। अब्बा हवेली से चले गए थे। वह औरत दोबारा मेरे पास आई और बोली, तुम जाकर गुसल खाने, मैं नहा लो, तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हें उरूसी जोड़े पहनाना है। औरत की ही बात सुनकर मैं जाकर नहा धोकर तैयार हो गई। उसने मुझे सुर्ख रंग का जोड़ा पहना दिया और बोली, आज तुम्हारा शौहर तुमसे मिलने आएगा, सो तुम्हें तैयार रहना है। मैं भी खुश हो गई। जिससे मेरी शादी हुई थी वह मुझे देख तो ले। मैंने अपने आप को खूब सजा संवार लिया था, पर मैं थी तो बच्ची ही। मुझ में वक्त से पहले अक्ल आ चुकी थी। मैं तैयार थी। तभी पर्दा खुला। मेरा शौहर जब सामने आया तो मैं दंग रह गई। वह तो मेरे जैसा ही नौजवान था। उसकी उम्र तकरीबन 20 साल होगी, लेकिन वह कड़ियल जवान मालूम होता था। उसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। हज़म आपका नाम है? मैंने पूछा तो वह हंस पड़ा। हाँ, और तुम मेरी बीवी हो। मुझे तुम पर फक्र है। तुम बहुत ही ज्यादा खानदानी लड़की हो। मेरी नस्ल को तुम ही चला सकती हो। मैं उस नौजवान की अकल वाली बातें सुनकर हैरान रह गई थी। फिर उसने जो बातें की तो मैं सुनती ही रह गई। वह बोला कि तुम यह मत समझो कि हमारी उम्र बहुत कम है, या आजकल के जमाने के लोग हैं जिन्होंने 203 साल तक अपनी जिंदगी ही नहीं शुरू करना होती। तुमने नहीं देखा, पुराने जमाने में लोग 10 साल की उम्र में अपनी जिंदगी को बहुत आगे बढ़ा लेते थे और फिर अपनी जिंदगी में बड़े बड़े कारनामे करते थे। मेरे शौहर ने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि मैं इस बात पर कायल हो गई कि मेरी शादी कम उम्र में हुई तो अच्छा है। मुझे जिंदगी देने का मौका मिलेगा और मैं अपने शौहर के साथ बड़ी होंगी। उस शख्स के साथ जिसके साथ मुझे जिंदगी गुजारनी है, मैं उसी के साथ रहूंगी। तो जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। हमें एक दूसरे की आदत हो जाएगी। हमारा रिश्ता बहन भाई और माँ बाप से ज्यादा मजबूत होगा। फिर उसने जो बात मुझे बताई, मुझे थोड़ी परेशानी भी हुई, पर मैं खामोश रही। बोला कि मेरी पहले भी एक बीवी थी, पर वह फौत हो चुकी है।
मेरी शादी 15 साल की उम्र में हुई थी। मेरी वह बीवी बीमारी की वजह से इस दुनिया से चली गई और फिर मेरे अब्बा ने कहा कि मैं तुम्हारी शादी आला नस्ल में करूंगा। वह एक शरीफ औरत होगी जो तुम्हारे बच्चों की परवाह भी करेगी। मैं अपने शौहर की बातें सुनकर हैरान हो गई। फिर मुझे पता चला कि अब्बा का ताल्लुक एक आला नस्ल से था। अब्बा के खानदान की पहले भी बहुत कदर थी, पर अब्बा ने अपनी मर्जी की शादी करके खुद को कहीं और गुम कर लिया था। तभी यह लोग उनसे नाराज हो गए। पर मेरी माँ भी आला नस्ल ही की थी। मसला सिर्फ दुश्मनी का था, जिस वजह से मेरे अब्बा को इन लोगों ने नाराज होकर अपने से अलग कर दिया था। पर जाहिर है, यह लोग कैसे बर्दाश्त करते कि इनका खून वेडेरे के हाथों का खिलौना बने। तभी नवाब साहिब ने उसी वक्त मेरी शादी का ऐलान करके मुझे तबाही से बचा लिया। आज 28 साल की उम्र में मुझे लगता है मैंने जैसे वक्त से पहले ही जिंदगी जी ली। मुझे अपने और अपने अब्बा के फैसले पर कोई मलाल नहीं, कोई पछतावा नहीं, और मैं हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। आज मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और आज़म मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझे दिलो जान से ज्यादा चाहता है। तो दोस्तों, यह थी आज की प्यारी सी कहानी आपको। ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।